कंट्री के अंदर अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। और जब हम अपनी इकोनॉमी, मतलब जो इंडिया है, अपने इकोनॉमी के साथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, कौन सा ट्रांजेक्शन्स, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। और जब दो और मोर देन टू कंट्रीज के बीच में ट्रांजेक्शन्स होगा तो उसको कौन सा ट्रांजेक्शन कहेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, कौन सा ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। या आप कह सकते हैं कि जो इंडिया में लोग रह रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, रेसिडेंट्स, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे इंडिया में है। और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को क्या बोल देंगे, नॉन रेसिडेंट। राइट, रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स के बिटवीन जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, उसी के स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, बीओपी कहते हैं। राइट, उसी के स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, बीओपी। मतलब बीओपी इज व्हाट, बीओपी refers to an annual statement of international economic transactions between residents and non-residents of a country। ठीक है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा किसके बिटवीन में, रेसिडेंट के बिटवीन में और नॉन रेसिडेंट्स में, तो इसी के ट्रांजेक्शन्स के स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है यहां पर, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 1 ईयर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, दिव्यांश 1 ईयर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। हमने स्टॉक एंड फ्लो पढ़ा था, नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 1, स्टॉक एंड फ्लो। क्या डेफिनेशन था स्टॉक एंड फ्लो का, स्टॉक रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम and flow refers to that variable which are measured at a specified period of time। specified period of time का मतलब यहां पर होता है in a month, in a day, in a week, in a year, in an hour also। तो आप मुझे बताओ ये जो बीओपी है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा या फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, बताइए। फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, क्यों, क्योंकि हम इसको कब मेजर कर रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर, कि कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है कि इसी डेट को, ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पर बीओपी क्या है, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो 2 तरह का ट्रांजेक्शन होता है, एक वो जो क्या करता है, एसेट्स या लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है, और एक वो जो एसेट्स या लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करता है। राइट, इन अकाउंटिंग सेंस जो एसेट या लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एंड दोज विच डू नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज उसको हम किस में करते हैं, करंट अकाउंट में करते हैं। तो यहां पर बीओपी के 2 कंपोनेंट है। राइट, फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट आपका क्या है, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड सेकेंड क्या है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसको करंट अकाउंट में हम कंसीडर करेंगे, किसको, विच डू नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ नेशन। समझ में आ रही बात, तो उसको हम किस में करेंगे, करंट अकाउंट में। और ऐसे ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज उसको हम कहां करेंगे, किसमें करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। किसमें करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। समझ में आ रही बात। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे एक बात बताओ, आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, समझना ध्यान से, आपका एक शॉप है कॉन्फेक्शनरी का, उसमें आप रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटर आपके लिए गुड्स है या एसेट है, एसेट है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, उसमें केक वगैरह रखने के लिए खरीदा है। राइट,
लेकिन अगर आप रेफ्रिजरेटर सेलर है और आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा है तो आपके लिए क्या है वहां पर? गुड्स है। रेफ्रिजरेटर एक ही आइटम है बट दोनों का जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो गया। तो उसी तरह जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या आप इंपोर्ट करते हैं, तो वो आपके लिए सेल एंड परचेज होता है, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? गुड्स कंडीशन कंसीडर करते हैं। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स दैट इज गुड्स, ये कंट्री के एसेट लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करता है। दिव्यांश यहां ध्यान दे रहे हो भाई? सुन रहे हो ध्यान से? उसी तरह एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्विसेज, ये भी अफेक्ट कंट्री के एसेट्स लायबिलिटीज को नहीं करता है। और तीसरा आपका आता है नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। किसको कहते हैं नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स? वन साइडेड ट्रांसफर्स को। जैसे कोई आपका रिलेटिव्स रह रहा है, वहां से यहां पैसे भेज दिया, आपने यहां से वहां भेज दिया, किसी गवर्नमेंट ने हमारे गवर्नमेंट को हेल्प कर दिया, हमारे गवर्नमेंट ने उनको हेल्प कर दिया, तो ये सब किस में आता है? वन नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में आता है। समझ आ रहा है? तो करंट अकाउंट ऑफ बीओपी है, इसमें हमारे 3 आइटम्स है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स जिसको हम गुड्स कहते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल आइटम जिसको सर्विसेज कहते हैं, एंड नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर, राइट। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इससे टॉपिक निकल के आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, या हम इसको कहते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या कहते हैं? मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं। क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड? इट इज द डिफरेंस ऑफ, बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, right? What is balance of trade? It is a difference of export of visible items and import of visible items, or you can say merchandise export minus merchandise import। समझ में आ रही बात? तो इसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। हो सकता है कि एक्सपोर्ट विल बी मोर देन इंपोर्ट, किसका? ऑफ विजिबल आइटम्स का, ठीक है, विजिबल आइटम्स। तो एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी आता है या जाता है? एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी आएगा या जाएगा? आएगा, इनफ्लो होगा। और इंपोर्ट से क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो इनफ्लो ज्यादा हो रहा है और आउटफ्लो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम सरप्लस में या डेफिसिट में है? हम फायदे में या नुकसान में है? हम फायदे में। हमारे पास फॉरेन करेंसी आ ज्यादा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस या सरप्लस बीओटी। समझ आ रही बात? ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, मतलब इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट क्या है? कम है, राइट। तो हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो रिसीव है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो फॉरेन करेंसी का यहां पर क्या हो रहा है? आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, इन शॉर्ट बीओटी डेफिसिट। क्लियर है? ठीक है, फोन रखिए। क्या डालोगे मैसेज? बाद में डाल देना यार, ठीक है। अब और दोनों अगर इक्वल है, एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू इंपोर्ट ऑफ क्या? विजिबल आइटम्स, तो हम इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये ओवरऑल बीओटी का कॉन्सेप्ट है। तो बीओटी के कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि बीओटी सरप्लस कब होगा, डेफिसिट कब होगा, या ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास एक्सपोर्ट दे रखा है 500 CR विजिबल आइटम का, ठीक है, इंपोर्ट दे रखा है विजिबल आइटम का फॉर एग्जांपल 300 CR, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालो, तो एक्सपोर्ट माइनस क्या होगा? इंपोर्ट 500 माइनस 300, तो कितना हो गया? 200। अब मुझे बताइए फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है? ये 200 हम फेवरेबल बोलेंगे या अनफेवरेबल बोलेंगे?
इसको फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट क्या है, कम है। और इसी फेवरेबल बैलेंस को हम, ये सरप्लस में है या डेफिसिट में है, ये किस में है, सरप्लस में। समझ आ रहा है। अब एक ध्यान से सुनिए, बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है बीओटी डेफिसिट है, बीओपी डेफिसिट है, या इसको आप अनफेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। वो है आपका फॉर एग्जांपल 500, ठीक है। एक्सपोर्ट है आपका 800, राइट। तो इंपोर्ट कितना होगा बताओ, कितना होगा? 300। कितना होगा? 1300 होगा। कितना होगा? 1300। कैसे होगा, ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान दो। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड किस में, डेफिसिट में, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट कितना दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है 500 और इंपोर्ट कितना दे रखा है, निकालना है हमें। इंपोर्ट इधर आ जाएगा माइनस का प्लस, ये माइनस का इधर आएगा, सॉरी ये 800 है ना, एक्सपोर्ट 800, ये इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर कितना हो जाएगा 1300। और एक कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं आप कि अगर डेफिसिट है बैलेंस ऑफ ट्रेड तो इसका मतलब ये हो गया कि इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट क्या होगा, कम होगा। और अगर सरप्लस है तो इसका मतलब इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है आप लोगों को? अब मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बीओपी और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बीओपी और बीओटी में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो ये है कि ये आपका विजिबल, ठीक है, एंड इनविजिबल आइटम्स दोनों वो करता है, मतलब कंसीडर करता है। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली क्या करते हैं हम, विजिबल आइटम्स को कंसीडर करते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कौन सा इसमें आपका जो है, या इसमें ज्यादा आइटम है या इसमें ज्यादा आइटम है, ये बताइए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में है तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है, ठीक है। बोलो, यहां पर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है, ये किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, ठीक है। ये किसका पार्ट है, बीओपी का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें जो विजिबल आइटम्स है इसी से तो बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल के आ रहा है ना, लेकिन ये अपने आप में खुद बीओपी है। अरे बात समझ में? या करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी डिफरेंस आ जाता है, तो करंट अकाउंट में भी सेम डिफरेंस होगा कि करंट अकाउंट में विजिबल, मैं एक काम करता हूं, सॉरी इसको मैं हटा करके करंट अकाउंट ही डाल देता हूं, ये ज्यादा बेटर होगा। करंट अकाउंट और बीओपी में क्या डिफरेंस है, तो करंट अकाउंट में विजिबल इनविजिबल दोनों आता है, बीओटी में ओनली विजिबल आता है। करंट अकाउंट वाइडर है क्योंकि दोनों इंक्लूड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरो है क्योंकि एक ही है। ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है करंट अकाउंट का, ये इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। कैसे पता चला ये करंट अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि करंट अकाउंट में विजिबल आइटम हो रहा है। बट करंट अकाउंट किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, बीओपी, ठीक है। किसका पार्ट है ये, बीओपी का पार्ट है। तो ये डिफरेंस है किसके बिटवीन, करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बिटवीन। आ रहा है समझ में? पक्की बात, बोलो। अब ध्यान से समझिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको समझिएगा ध्यान से। अब करंट अकाउंट में मैंने आपको बोला 3 आइटम आता है। कौन कौन से 3 आइटम आते हैं बताइए? अभी कुछ देर पहले ही लिखवाया मैंने, कौन कौन से 3 आइटम आते हैं। एक मैंने बताया आपको विजिबल आइटम्स, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको इनविजिबल आइटम, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया आपको यूनिलेटरल क्या, ट्रांसफर्स, है ना। देखो इधर ध्यान दो, करंट अकाउंट में तीनों आता है, विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, राइट। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो हम इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में, या इकोनॉमिक्स टर्म्स में बात करूं तो पॉजिटिव साइड में, ठीक।
अगर हम विजिबल आइटम्स का क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट। इंपोर्ट करने से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। कहां रिकॉर्ड करेंगे इसको, इसको करेंगे डेबिट साइड में, ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव साइड, राइट। सेम यहां पर भी अगर ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो कहां आएगा ये, ठीक है, क्रेडिट साइड में, और अगर इंपोर्ट हो रहा है तो कहां आएगा ये, डेबिट साइड में। सेम यहां पर अगर यूनिलेटरल ट्रांसफर से पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, इनफ्लो हो रहा है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। मैं आपको बता दूं, इन दोनों के कंपैरिजन में, विजिबल आइटम और इनविजिबल आइटम्स के कंपैरिजन में यूनिलेटरल ट्रांसफर का ट्रांजैक्शन इतना स्मॉल होता है कि कई बार हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं कि छोड़ो यार, करंट अकाउंट में यही दोनों ले लेते हैं, इसको हटा दो। कई बार ऐसा भी होता है। ये बात समझ में आ रहा है। अब आप यहां पर ये देखिए कि एक चीज कॉमन क्या है कि जहां जहां क्रेडिट है, ये और ये, जहां जहां क्रेडिट है, तीनों में मनी का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तीनों के केस में पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। और जहां जहां डेबिट है, ये और ये, तीनों के केस में पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। मतलब अगर इनफ्लो है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी है, ठीक है, तो इसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। और अगर आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, तो इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। ये बात क्लियर है, बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर इनफ्लो जो है वो ज्यादा है और आउटफ्लो जो है वो कम है, तो करंट अकाउंट सरप्लस में होगा या डेफिसिट में होगा, बताइए। सरप्लस में होगा, ऑफ कोर्स। अगर इनफ्लो जो है ज्यादा है और आउटफ्लो कम है तो करंट अकाउंट किस में होगा, सरप्लस में होगा। तो करंट अकाउंट सरप्लस अगर आपके पास आता है कि डिफाइन करंट अकाउंट सरप्लस, तो कैसे डिफाइन करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं कि क्रेडिट, ठीक है, आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है, वो क्या है, मोर देन है डेबिट आइटम्स ऑफ व्हाट, करंट अकाउंट। बोलो, अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट आइटम ज्यादा है और डेबिट आइटम क्या है, कम है, मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है और जा कम रहा है, तो करंट अकाउंट किस में है, ये सरप्लस में है। तो मुझे एक बात बताइए, करंट अकाउंट सरप्लस क्या सिग्निफाई करता है। मैं अगर दो ऑप्शन दूं, ये नेट बोरोवर सिग्निफाई कर रहा है या नेट लेंडर सिग्निफाई कर रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब यह है कि नेट आपके पास फॉरेन करेंसी ज्यादा आ रहा है। तो जब ज्यादा आएगा तो मैं इस फॉरेन करेंसी को किसी को बोरो कर सकता हूं ना, किसी को मतलब सॉरी एडवांस दे सकता हूं ना, उधार दे सकता हूं ना, ठीक है। तो ये जो सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि अ कंट्री इज नेट क्या है, लेंडर टू अब्रॉड। क्या है ये, नेट लेंडर टू अब्रॉड। मतलब आपके पास एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी आ रहा है, जिससे ये सिग्निफाई हो रहा है, पटक दूंगा फोन को, मैं बता दे रहा हूं, जिससे ये सिग्निफाई हो रहा है कि कंट्री जो है वो क्या है, नेट लेंडर है, वो दूसरे कंट्री को उधार दे सकता है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखें कि अगर डेबिट आइटम ज्यादा है, डेबिट आइटम, ध्यान से सुनिए, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। डेबिट आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट इज मोर देन क्रेडिट आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट। डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट ज्यादा होने मतलब पैसा ज्यादा रहा है और आ कम रहा है, हम लॉस में है या फायदे में है, लॉस में। तो इसको हम क्या कहेंगे, करंट अकाउंट क्या कहेंगे, करंट अकाउंट क्या बोलेंगे, इसको डेफिसिट बोलेंगे। बोलिए, इसको हम क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट, यस और नो। अब जब डेफिसिट होगा, लॉस होगा, तो उस लॉस को जब आप फाइनेंस करेंगे, खत्म करेंगे, तो बोरो करना पड़ेगा ना। बोलो, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि कंट्री जो है, अ कंट्री इज नेट क्या है, बोरोवर है। नेट क्या है, बोरोवर फ्रॉम व्हाट, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या है, ये सिग्निफिकेंस है। तो पेपर में आता है व्हाट डू यू मीन बाय करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट arises when debit items of current account is more than the credit items of current account, right? In other words, it arises when export of
विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स इज लेस देन द इंपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम। एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, एंड इट सिग्निफाइज दैट अ कंट्री इज नेट बोरोवर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। यस और नो? तो कैन वी से दैट करंट अकाउंट डेफिसिट इज अ कॉज ऑफ अलार्म फॉर द गवर्नमेंट? यस, वी कैन से करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कॉज ऑफ अलार्म है। मुझे एक चीज सुनो ध्यान से, आप दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि ओवरऑल जब ट्रेड कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं आप 1000 CR का और रिसीव हो रहा है आपको 800 CR का, तो 200 CR का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया ना। ये तो मैं इंडियन करेंसी के टर्म्स में, अगर फॉरेन करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप क्या कर रहे हैं, $10 मिलियन का आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और $8 मिलियन का आपको रिसीव हो रहा है। तो ये जो $2 मिलियन एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं बताओ? आपके पास क्या आप फॉरेन करेंसी प्रिंट कर सकते हैं? तो ये $2 मिलियन का एक्स्ट्रा पेमेंट कहां से होगा? या तो आप रिजर्व से निकाल के देंगे, आरबीआई रिजर्व से निकाल के $2 मिलियन पे करेगा, या आरबीआई फॉरेन कंट्री से क्या करेगा, बोरो करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये कौन सा सिचुएशन है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मजबूर कर रहा है, किसके लिए, बोरोइंग के लिए। तो दैट इज वाई अगर रेगुलर करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है तो इसका मतलब रेगुलर बोरोइंग के लिए मजबूर करेगा गवर्नमेंट को। सो वी कैन से दैट इट इज अ कॉज ऑफ अलार्म। ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग है कि अभी भी कुछ कर लो और करंट अकाउंट डेफिसिट को इंप्रूव कर लो, अदरवाइज आपकी कंट्री जो है फॉरेन डेप्ट आपकी कंट्री जो है वो डेप्ट में चलती जाएगी और आपकी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज की तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। गॉट इट? समझ आ रहा है? पक्की बात? तो ये ओवरऑल आपका क्या है, करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट है।